जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं भारतेंदु मिश्रा आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 160 का पार्ट 2। देखिए 160 जनरली 8-9 घंटे का होता है, सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्टकट इसलिए बनाना शुरू किया है, मतलब कई पार्ट में बना रहा हूं ताकि इससे क्या होगा कि आप आराम से एक एक पार्ट देखें और एक एक पार्ट से आपका काम हो जाए। चलिए भाई साहब, इस पार्ट में अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में चार्ज के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, सब कुछ आपने पढ़ लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो भी देख लीजिए, नहीं पसंद आया तो भी देख लीजिए, और जरूर कमेंट करके बताइए कि उस वीडियो में क्या कमी है, उसको और अच्छा क्या किया जा सकता है, तो मैं उसके हिसाब से चेंज करके और भी चीजें चेंज करके उसमें अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। अब आ जाइए भाई साहब, इस वीडियो में हम क्या लेके आए हैं? इस वीडियो में हम आपके लिए दो टॉपिक लेके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। दोनों इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते एग्जाम में, पिछली बार भी नीट के एग्जाम में आया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से क्वेश्चन, तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम बात करेंगे। आइए ज्यादा बकवास न करते हुए टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं और हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, सुनिएगा। सबसे पहले आप देखिए, कोई भी जो चार्ज होता है ना, कोई भी जो चार्ज होता है, ये चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया बना लेता है, अपने चारों तरफ एक एरिया बना लेता है, या अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है। मेरे बच्चों, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया बना लेता है या फील्ड बना लेता है। अब जानते हैं, इस एरिया या फील्ड में जैसे ही कोई बाहरी चार्ज पार्टिकल, फॉरेन चार्ज पार्टिकल, बाहरी मतलब फॉरेन का मतलब अमेरिका से नहीं आएगा, लंदन से नहीं आएगा, ये बाहर मतलब इस एरिया के बाहर से आएगा। जैसे ही कोई फॉरेन चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंतर्गत आता है, तुरंत ये जो चार्ज का फील्ड है इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाता है, या तो ऐसे लगा रहा होगा या तो ऐसे लगा रहा होगा, ये डिपेंड करेगा इस चार्ज के नेचर पे। समझ पाए आप? तो जब ये फोर्स लगाता है, तो ये जो फोर्स लगा इस पे, यही जो फोर्स है मेरे बच्चों, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये जो चार्ज है, इस चार्ज का जो रेशियो होता है, इसको इस पॉइंट पे इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो क्या बोला, याद रखना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक एरिया बनाता है, जिस एरिया में जैसे ही कोई बाहरी चार्ज पार्टिकल आता है उस पर फोर्स लगता है, उस एरिया को, उस फील्ड को, उस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अरे सुनो ना, तुम अपने गांव में रहते होगे, अपने शहर में रहते होगे, अपने सोसाइटी में रहते होगे, तुम्हारी सोसाइटी में देखना या तुम्हारे गांव में देखना बहुत सारे कुत्ते होंगे, उन कुत्तों का अपना एक एरिया होता है, उस एरिया में जो भी कुत्ते रहते हैं वो खुशी खुशी रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई बाहर से कुत्ता आता है, अरे भाई, तुरंत ये सब भोबा करके उसको भगाने लगते हैं। पता है ना क्यों भाई? यही फोर्स लगा है, क्योंकि उनके एरिया में कोई आया तो उनको डिस्टर्ब हो गया। समझ गए? तो यही कहानी यहां पे हुई, तो ये समझ लो तुम लोग कि ये फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, याद रखना, ये जो एरिया या फील्ड है, इसी एरिया या फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मेरे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इसका सिंबल होता है ई, हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तुमको एक बात बताऊं, सुनना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और सुन ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको पता है कि इसमें दो चीजें होंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड होगा और एक इसका डायरेक्शन होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारी चीजें हम स्किप करेंगे ताकि हमको ज्यादा ज्यादा चीजें कंटेंट में बच्चों को बता सका जाए। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो हमेशा वेक्टर एफ का मान अपान क्यू नॉट के बराबर होता है। क्लियर है? डायरेक्शन के बारे में अभी हम थोड़ा बात करेंगे, सुनना। लेकिन ये जो चार्ज हम यहां लाए हैं मेरे बच्चों, इस चार्ज को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज।
क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज। अब सुनना ध्यान से, ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसकी दो खास बातें होती हैं। पहला तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। क्यों इनफाइनाइटली स्मॉल होता है ये बताओ। जो कुत्ते अपने एरिया में रह रहे थे, बाहर से जो कुत्ता आया वो कमजोर होगा तभी तो उनका एरिया बचा रहेगा रे भाई। बाहर से आने वाला कुत्ता मजबूत है तो क्या उनका एरिया बचेगा, नहीं बचेगा। एक सिंघम मूवी आई थी, उसका डायलॉग था, एरिया कुत्तों का होता है शेर का नहीं, समझे ना। उसमें अजय देवगन ने डायलॉग मारा था। तो भाई अगर बाहर से आने वाला शेर हो गया तो कुत्तों को तो भगा देगा। उसी तरह से अगर ये चार्ज पार्टिकल जो बाहर से आया है ये बहुत मजबूत होगा तो इसके पोजीशन को ही चेंज कर देगा, तो इसके द्वारा दिया गया फील्ड का वैल्यू ही चेंज हो जाएगा, तो ये सही नहीं रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये तुम्हारे सामने इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये जो टेस्ट चार्ज है ये इनफाइनाइटली स्मॉल होता है और कन्वेंशन है कि हमेशा इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। ये कन्वेंशन है कि हमेशा हम लोग इसको क्या मानते हैं बच्चा, पॉजिटिव मानते हैं। तो आ जाओ, इतनी बात तो तुमको थोड़ी बेसिक समझ आई। अब मैं बताता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहली बात, ठीक है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चों तो सुनते जाना समझते जाना। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, इसके मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वेक्टर ई का मॉड इक्वल टू वेक्टर एफ का मॉड अपान क्या होता है, क्यू नॉट। अगर इसी को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर ई इज इक्वल टू होता है वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। यही किताबों में लिखा रहता है क्यू नॉट टेंड टू जीरो, मतलब क्यू नॉट इनफाइनाइट होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में मेरे बच्चों, तो ध्यान से सुनना। चार्ज दो तरह का होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे टू द सोर्स देगा, किसी पॉइंट पे फील्ड अवे टू द सोर्स देगा। मतलब मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, मुझे यहां पे फील्ड देना है अवे टू द सोर्स, ऐसे। मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, मुझे यहां पे फील्ड देना है अवे टू द सोर्स, ऐसे। मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, यहां फील्ड देना है अवे टू द सोर्स, ऐसे। अपने से दूर अवे टू द सोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अवे टू द सोर्स फील्ड देता है, अवे टू द सोर्स फील्ड देता है रे बेटा। जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वो क्या करता है, निगेटिव चार्ज क्या करता है, हमेशा टुवार्ड द सोर्स फील्ड देता है। याद रखना, निगेटिव चार्ज कैसे फील्ड देगा, टुवार्ड द सोर्स। मैं निगेटिव हूं, टुवार्ड द सोर्स, टुवार्ड द सोर्स, टुवार्ड द सोर्स, मतलब निगेटिव चार्ज अपने तरफ फील्ड देगा, पॉजिटिव चार्ज अवे टू द सोर्स फील्ड देता है। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, याद रखना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक बातें हुई। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था बेटा, एफ बाई क्यू नॉट। देख बेटा, इसके यूनिट के बारे में बात करें तो इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसका यूनिट कुलाम होता है, तो न्यूटन पर कुलाम होगा। इसका एक और यूनिट होता है बेटा, याद रखना, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है, इसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। ये भी बात तुमको ध्यान रखना है। ओके बेटा, बहुत सही। अब आगे देखो, अगर तुमसे कोई कहे डायमेंशन फार्मूला बता दो सर जी, तो देखो न्यूटन का होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, कुलाम का होता है आती क्या खंडाला, तो खंडाला बुला लिए तो देखो क्या होगा, एम एल स्क्वायर, ये टी ऊपर जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा टी पे पावर -3, ये ए भी ऊपर जाएगा तो ए पे पावर आएगा -1। ये तुम्हारे सामने आ गया डायमेंशन फार्मूला। क्लियर है। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारी प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा का मतलब होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से ये हमने आर डिस्टेंस ले लिया और आर डिस्टेंस पे हमने एक प्यारी बिंदु पी ले लिया। क्लियर है। तो प्रियंका चोपड़ा से आर डिस्टेंस पे मौजूद किसी प्यारी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। याद रखो, ये क्यू ये है, ये पॉइंट पे फील्ड चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते ही हो, आर स्क्वायर क्या होता है, यहां से इस पॉइंट की दूरी होती है। क्लियर है। पॉजिटिव होगा तो अवे टू द सोर्स देगा, निगेटिव होगा टुवर्ड द सोर्स देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमसे बोला जाए कि इधर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर भैया आर है, ग्राफ बना दो, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा।
याद रखो। अगर मेरे बच्चों तुम्हारे सामने बोल दिया गया नहीं भैया हमको ये ग्राफ नहीं चाहिए, क्या चाहिए बोलिए तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है रे बाबू और इधर तेरे सामने 1/r है, तो देख रहा है यहां पे ये जो है तुम्हारे सामने क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो अगर 1/r का ग्राफ बनाएगा, यहां देखो 1/r बनाया ना यहां पे तुम्हारे सामने, तो यहां 1/r² का फिलहाल मैं ग्राफ बना रहा हूं। तो देख क्या बनने वाला है, ये r का ये हो गया और 1/r² का ग्राफ ऐसे होगा तुम्हारे सामने, रुकना रे, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा इस तरह से। क्लियर है? तो ये तुम्हारे सामने की कहानी हो गई। क्या क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तुमको बताया डायमेंशन फार्मूला बताया, 0.4 से फार्मूला बताया। क्लियर है? अब 0.4 से इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फार्मूला पढ़ लिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं सुनना ध्यान से, समझो। जैसे मान लो हमने तुमसे क्वेश्चन दिया, कई सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले सुनो। मान लो हमने क्वेश्चन दिया, यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू है और यहां पे एक चार्ज माइनस क्यू है, ऐसे दिया है। और मेरे बच्चों हमारी जो प्यारी बिंदु है वो P यहां पे है, ये जो डिस्टेंस है रे बाबू R है यहां पे, और ये जो डिस्टेंस है रे बेटा वो R है। सुनो ना संगमरमरो, थोड़ा ध्यान दो, घबराना बिल्कुल मत यार, ठीक है? अगर कुछ अच्छा लगता हो तो थोड़ा लाइक शेयर भी करो और कमेंट भी करो, और नहीं आता है तो पूछो भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाओ। हमको चाहिए इस प्यारी बिंदु पे फील्ड, कोई बात नहीं, हम प्यारी बिंदु के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करेंगे। ये पॉइंट P पे ये भी फील्ड देगा और ये भी फील्ड देगा, बता। तो देखो मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले ही बोल चुका हूं, तो इसलिए ध्यान रखना, जब ये वाला यहां पे फील्ड देगा तो क्या देगा, इससे r दूरी पे है तो ये पॉजिटिव है, तो अवे टू द सोर्स फील्ड देगा। मतलब अवे टू द सोर्स मतलब ये सोर्स है, सोर्स से दूर, ऐसे देगा E1। बाबू रे E1 क्या होगा, KQ/R का स्क्वायर, समझे? अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए इसको E0 मान लो, तो बताओ तो क्या ये निगेटिव है? निगेटिव चार्ज कैसे फील्ड देता है, टुवार्ड द सोर्स कि अवे टू द सोर्स? टुवार्ड द सोर्स। तो अगर टुवार्ड द सोर्स दे रहा है रे बच्चा, तो बोलना इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहां फील्ड टुवार्ड द सोर्स ऐसे हो जाएगा E2। बाबू रे अगर तू E2 निकालेगा तो क्या लिखेगा रे बच्चा, KQ/R², इसका वैल्यू कितना आएगा, E0। अब देखना यहां पे एक E0 ऐसे है, यहां पे एक E0 ऐसे है, दोनों E0 एक ही डायरेक्शन में है। याद रखो दो फोर्स हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, 0 डिग्री के एंगल पे हो, तो रिजल्टेंट कितना होता था, तो E नेट का वैल्यू रे बाबू तुम्हारे सामने 2E0 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? और E0 का वैल्यू तुम लेके रखे हो KQ/R², तो यहां लिख सकते हो 2KQ/R², एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ जाए, बोलो भैया, बढ़ जाए आगे, बोलो भैया आगे देखो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, ज्यादा नहीं, इसमें 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर लैंग्वेज वाले पे आ जाएंगे। मान लो बेटा यहां एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां रे बेटा माइनस क्यू चार्ज दिया है, और यहां रे बाबू पॉइंट P दिया है, ये A है, ये A है और ये भी A है। अब सुनना, तुमसे जो कहा जा रहा है, तुमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉइंट P पे हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देख ध्यान से, क्वेश्चन करते समय अब जो सवाल दे दिया ना, खुद से बैठ के बना, वीडियो रोक और बना क्वेश्चन को, नहीं आता है तब सॉल्यूशन देखना, तभी सीख पाओगे। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि बस लिए हो गया, तो ऐसे नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आजा बेटा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सुन, ये प्लस क्यू है, पॉइंट P पे देगा, तो अवे टू द सोर्स देगा, तो अवे टू द सोर्स कैसे हो गया, ऐसे, क्योंकि सोर्स ये है ना, तो सोर्स से दूर चाहिए, तो अवे टू द सोर्स मान ले E1 है। ले बेटा यहां E1 लिख देता हूं, क्या लिखोगे, K, वही 1/4πε0 को K ही तो लिखते हैं, KQ/ क्या लिखोगे, A का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा मेरे बच्चों E0। अच्छा
अब ये वाला इधर देगा, देखो निगेटिव है तो ये इधर दे देगा तुम्हारे सामने, और ये क्या देगा बेटा E2। लाओ यही लिख देता हूं E2, यही लिख देता हूं, लाओ E2 इक्वल टू क्या लिखोगे के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे सामने E0। अब सुनो ध्यान से समझो, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का होगा, और ये पूरा का पूरा जो एंगल तुमको यहां पे दिख रहा है ये कितना है 180 का। तो ये एंगल तुम्हारे सामने कितना होगा बोल तो, ये वाला जो एंगल होगा ये 120 डिग्री का एंगल होगा मेरे बाबू। तो रिजल्टेंट का वैल्यू तुम्हारे सामने जो आएगा, ये देखो ये E0 और ये भी E0, और दो वेक्टर अगर भैया 120 डिग्री के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट का वैल्यू याद है ना, बताया था E0 होता है। यस सर, E0 होता है। तो इसका आंसर हो गया E0, और तुम यहां पे इसको कर सकते हो। बोलो हो जाएगा, क्लियर है। आओ एक अच्छा सवाल देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुनना। ऐसे है और ऐसे है, ये भी ए है ये भी ए है, और तुम्हारे सामने क्या किया हमने, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, और यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, और यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, और एकदम यहां से परपेंडिकुलर लेके आया, यहां पे एक पॉइंट पी है, और ये भी डिस्टेंस हमारा ए ही है, याद रखना ये भी ए ही है। तुमसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और इसका डायरेक्शन बताओ। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, पहले तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम नहीं तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है कि तुम इस क्वेश्चन को रोको, और रोक करके पहले तुम इस सवाल को सॉल्व करो, तब देखना वीडियो, ऐसे मजा नहीं आएगा, समझे ना। तो क्या करने वाले हो देखो तो, सुनो तो। अब ऐसी कहानी में पहले ये वाला यहां पे फील्ड देगा ना, लेकिन यहां तो चाहिए ही नहीं हमको, तो यहां चाहिए, ये पी पे हमारी बिंदु यहां है जिसका हमें इंतजार था। तो देखो अगर ये बीचों बीच में है रे बाबू, तो ये डिस्टेंस a/2 आएगा, और ये वाला जो है ना ये भी a/2 आएगा। और सुनो तो, ये माइनस क्यों है ना यार, याद कर, अरे 2-3 साल पहले ही तो बताया था, निगेटिव चार्ज हमेशा किधर फील्ड देता है, टुवार्ड द सोर्स। तो ये वाला किधर फील्ड देगा, ऐसे। कितना दे रहा होगा E1 का वैल्यू क्या लिखोगे, के क्यू बाई a/2 का स्क्वायर। अच्छा साहब, ये वाला है निगेटिव, ये देख, ये वाला किधर देगा, टुवार्ड द सोर्स, ऐसे देगा E2, क्या होगा के क्यू अपान a/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बोलो हो गया ना भाई। अब देखो ये प्लस वाला है, ये क्या करेगा भैया, ये प्लस वाला इधर की तरफ फील्ड देगा, पॉजिटिव चार्ज अवे टू द सोर्स, ऐसे फील्ड देगा। कितना दिया E3, क्या होगा के क्यू अपान, याद रखना ये डिस्टेंस नहीं पता है हमको, मान लिया x का स्क्वायर, अभी निकाल लेंगे x, घबराना नहीं है। सुनो ध्यान दो, इधर देखो, क्या ये जो वैल्यू हमारा आया है क्या वही वैल्यू यहां पे है, जी सर है। इसका मतलब क्या ये वाला इसको प्यार से खा जाएगा, जी सर खा जाएगा। तो क्या यही वाला हमारा बच जाएगा, यस सर बच जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चों यहां पे ई नेट का वैल्यू आएगा के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। सुनना ध्यान से, क्या आया, के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। और कहानी क्या होगी, के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स बताओ कितना होगा, तो क्या ये एंगल 60 का है, अगर ये एंगल 60 का है तो लिखो ना साइन 60 इक्वल टू लिखोगे x बाई ए। देखो ये एक तुम्हारे सामने राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो देखे, ये तुम्हारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये होगा a/x/a। मेरे बच्चों x का वैल्यू आएगा a√3/2, लख लो ना यहाँ पे,
के क्यू के जगह पे क्यू, इसका वैल्यू आया ए स्क्वायर 3/4 ऊपर हो गया, मेहनत करोगे तो 4q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3a का स्क्वायर, ये इसको खा जाएगा q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर। तेरे सामने नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। और डायरेक्शन देख, अवे फ्रॉम ए, या इसको बोल सकते हो इसका डायरेक्शन क्या है, ए टू पी। इसका डायरेक्शन क्या लिख सकते हो, ए टू पी, या लिखेंगे अलोंग ए पी। और यही ऑप्शन के रूप में दिया रहेगा। मैं खुद क्वेश्चन जो है उसको डायरेक्ट लिख लिख के दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑब्जेक्टिव बनाया नहीं है, तो इसलिए जो क्वेश्चन मुझे है वो सारा मैं करा के तुमको दे रहा हूं। क्लियर है? तो यहां से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो और सोच सकते हो और बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बात याद है, इसके पहले वाला वीडियो अगर देखे होगे तो उसमें एक बात बताया था, सुनना ध्यान से, कि अगर ये ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल के सभी वर्टिसेज पे सेम चार्ज हो, तो हमने बोला था कि सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है, याद रखना, याद है ना। तो इसी तरह से अगर स्क्वायर ले लोगे, ये स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, दोनों के केस में अगर सेम चार्ज रखोगे, अच्छा जरूरी नहीं कि प्लस रखो, यहां माइनस भी रखो, बट सेम होना चाहिए सभी के सभी, माइनस भी रखो बट सेम होना चाहिए सभी के सभी, सेंटर पे क्या होगा 0। ये हेक्सागन ले लो भाई, हेक्सागन ले लो, हेक्सागन लेने के बाद भी क्या होगा, वही काम होगा, सेम ही होगा और 0 ही होगा। क्लियर है? सेम चार्ज सभी जगह पे रख दोगे, तो सभी जगह सेम चार्ज रखोगे तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर भी 0 होगा। ये भी एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है तुमसे। क्लियर है? याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल है एक ये क्वेश्चन तो हो ही गया, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए भाई साहब, अरे वाह कितना बढ़िया सवाल है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कर रहा है कि यह एक आपके सामने हेक्सागन है, इस हेक्सागन के सभी जो कॉर्नर है, इस सभी कॉर्नर पे क्या है, चार्ज रखा है। यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, सभी जगह पॉजिटिव है, लेकिन इस जगह पे कोई चार्ज नहीं रखा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इस जगह पे कोई चार्ज नहीं रखा है तो आप मुझे पहले बताइए कि इस पॉइंट ओ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखो बेटा समझो ध्यान से। अगर तुम इस लाइन को मिला लो तो ये प्लस वाला चार्ज हमेशा क्या देता है, अवे टू द सोर्स फील्ड देता है, तो ये इधर की तरफ फील्ड दे दिया ई। अब जानते हो अगर ये इधर की तरफ ई दिया तो समझना, अब ये वाला जो है ना प्लस, ये भी यहां पे क्या देगा, अवे टू द सोर्स, तो इधर ये भी दे दिया ई मेरे बच्चों। अच्छा भाई साहब, इसको मिलाओ, यहां पे देखो इसको मिलाओ, तो ये वाला प्लस है, ये भी अवे टू द सोर्स फील्ड देगा ऐसे ही, और ये प्लस वाला क्या करेगा, ये भी अवे टू द सोर्स फील्ड देगा ही। इसको देखो, अगर इसको देखोगे तो ये वाला भी इधर फील्ड देगा अवे टू द सोर्स ई, और इसको देखोगे तो ये तो चार्ज ही नहीं है, तो कोई फील्ड ही नहीं दिया। समझ रहे हो? तो कहानी क्या हो रही है, सुनना, ये वाला फील्ड इक्वल और अपोजिट वैल्यू का है, ये वाला फील्ड जो है मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, केवल ये वाला फील्ड जो होगा बेटा तेरे लिए आएगा। तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, देख तो ओ से एफ की तरफ डायरेक्शन है, इसका मतलब डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, डायरेक्शन इज फ्रॉम ओ टू एफ। याद रखना, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, समझ गए ना। कई बार ऐसा दे देगा, सेट ऑफ चार्ज दे देगा। अब यही देखो सेट ऑफ चार्ज क्या है, सुनो तो, प्लस 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 प्लस, ये सब सेट ऑफ चार्ज है ना। तो इतने सेट ऑफ चार्ज है, 6 होता तो 0 हो जाता, लेकिन 6 है नहीं, 5 है, तो 5 है तुम्हारे सामने। तो कई बार ऐसे भी पूछ देता है कि किस सेट ऑफ चार्ज में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या किस सेट ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा। तो ऐसे ही सोचना है जैसे मैंने सिखाया। हेक्सागन के केस में अगर ये सेम वैल्यू के चार्ज होंगे तो हमेशा ये वाला इसको बैलेंस करेगा, ये वाला इसको और ये वाला इसको, चलेगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, बहुत सही क्वेश्चन है ये, तुम्हारे सामने क्वेश्चन समझ लो क्या है। यहाँ पे एक क्यू चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे एक 2Q चार्ज दिया गया है। अच्छा भाई साहब, कहा ये जा रहा है बेटा, दोनों के बीच का सेपरेशन ए है। तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर ये Q चार्ज है और अगर ये 2Q चार्ज एक दूसरे से ए डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो ये बताओ ये Q चार्ज जो ये 2Q पे, इसका नाम ए रख दिया है, इसका नाम बी रख दिया है, तो ये जो Q चार्ज जो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो ये वाला चार्ज यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उनका रेशियो बताओ, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जो ये वाला इस पे फोर्स लगाया और ये वाला इस पे फोर्स लगाया, उसका रेशियो बताओ क्या होगा। तो सुनो, ध्यान से समझो, घबराना नहीं है। ये बताओ, ये प्लस क्यू चार्ज जो तुम्हारे सामने है, इस पॉइंट पे फील्ड देखोगे तो कितना देगा। मान लो E1 कौन दिया, ये यहां दिया, तो ये तुम्हारे सामने बी पे अगर हम फील्ड की बात करें तो क्या लिखोगे, के चार्ज कितना है क्यू बाई क्या होगा ए का स्क्वायर, वैल्यू क्या आएगा रे बाबू, ई नॉट। चल बेटा, ये वाला चार्ज यहां पे जो फील्ड दिया इसका वैल्यू हो गया ई नॉट। अच्छा भाई, अब ये वाला चार्ज भी तो यहाँ पे फील्ड दे रहा होगा। जी सर, दे रहा होगा। पॉजिटिव है तो टुवर्ड द सोर्स की अवे टू द सोर्स, अवे टू द सोर्स, इसका मतलब इधर फील्ड देगा। ये वैल्यू कितना होगा रे बाबू, E2। E2 का वैल्यू क्या लिखोगे, के 2Q बाई क्या लिखोगे, ए का स्क्वायर। ए बेटा, के क्यू बाई ए स्क्वायर को ई नॉट माने हो तो के क्यू बाई इसको क्या मानना पड़ेगा तुम्हें, 2 ई नॉट। नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। अब पहले क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ, तो देखो ना, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड और बी के इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें रेशियो चाहिए तो बाबू रे, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 ई नॉट, और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रे बेटा, ई नॉट। तुमको पता है ये वाला इसको खाएगा ना रे, तो 2/1 आ जाएगा। तो यहां पे ई ए इज टू ई बी का जो रेशियो आएगा रे बेटा, वो कितना आएगा, 2:1 का आ जाएगा। हो गया, क्लियर है। अब देख दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे थोड़ा हम लोग काम करते हैं, हम लोग मेहनत करेंगे। अभी बता, ये वाला चार्ज ये वाले चार्ज पे फोर्स लगाया होगा, इधर देख, अगर ये Q है और अगर ये 2Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये वाला चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो रिपेल करेगा ऐसे, तो ये फोर्स इधर लगा होगा ना। मान ले ये बी पे फोर्स है और ये जो फोर्स ये वाला इसको ऐसे लगाएगा इधर की तरफ, तो ये ए वाला फोर्स है। अरे भाई, तुमको तो पता है ना, जितना फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला इस पे भी लगाएगा, क्योंकि दो चार्ज जब एक दूसरे के करीब आस पास होते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जितना फोर्स ये वाला इसको लगाता है उतना ही फोर्स ये वाला इसको लगाता है, सेम लगाता है। तो यहां एफ ए बराबर होगा एफ बी, और दोनों का वैल्यू होगा के क्यू इंटू 2Q बाई आर का स्क्वायर। दोनों सेम है मेरे बच्चों, तो एफ ए और एफ बी का जो रेशियो होता है 1:1 होगा, मतलब यहां आंसर आएगा 1:1। और ये सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। दो जगह दे दिया, उसके हिसाब से सोचना। फोर्स इसके बीच सेम होगा, लेकिन फील्ड इन दोनों के बीच क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को हम अगर ऐड करें एक्स्ट्रा, तो इसमें पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है। जो बच्चे पढ़ लिए हैं पहले से उनके लिए है, क्योंकि आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं फाइनल, तो आप पढ़े ही होंगे। अगर पोटेंशियल की बात करें तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, VA के जगह पे आएगा के, ये वाला पोटेंशियल यहां देगा तो 2Q बाई ए आएगा, और यहां पे पोटेंशियल देखेंगे VB तो आएगा के क्यू बाई ए, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल ये दे रहा होगा और यहां पे पोटेंशियल, इस जगह पे पोटेंशियल ये देगा और इस जगह पे पोटेंशियल ये देगा। तो आप देखें VA और VB में, तो यहां पे आप देख सकते हैं 2V नॉट और यहां देख सकते हैं V नॉट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई साहब कि थोड़ा कृपा करके बता दीजिए कि A और B के पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे 2V नॉट बाई V नॉट, इसको खा जाएगा 2/1, मतलब 2:1 आएगा। पोटेंशियल का भी रेशियो पूछेगा तो आप ऐसे बता सकते हैं, घबराना नहीं है इसके लिए। क्लियर है। तब तक अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, आप देखिए कोई जरूरी नहीं कि पूरा वीडियो ही आप
देखें, आप ये भी कर सकते हैं कि इसके जो स्क्रीनशॉट है, इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट से भी आप पढ़ सकते हैं, या मैं प्रयास करता हूं कि इसका पीडीएफ बना करके मैं उसमें अंदर डाल दूं, ताकि आप आराम से पीडीएफ से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। चलिए भाई साहब, ओके, ये सवाल है। आपको याद है जो पहला वीडियो हमने डाला है उसमें भी हमने एक सवाल किया था कि 2 चार्ज ऐसे दिया था और बोला था तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए कि उस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। अगर आप पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको दिखा होगा। उसी तरह का सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आता है कि ये 2 चार्ज दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, बताइए वह पॉइंट बताइए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। क्वेश्चन में आपसे दिया रहेगा कि वह पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाए, 0। बेटा ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब, नल मतलब हैंडपंप मत समझिए, नल मतलब 0 होता है। क्लियर है? तो ये नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाए। तो हमको ऐसा पॉइंट चाहिए। याद करिए वही बात बताया था ना, हमेशा क्या करेंगे, सेम नेचर का होगा तो घर के अंदर खोजना है, अपोजिट नेचर का होगा तो घर के बाहर खोजना है। तो ये दोनों सेम नेचर के हैं, मतलब घर के अंदर यहां से लेके यहां तक कहीं, ये दोनों इस रास्ते में कहीं ना कहीं होगा। दूसरी बात क्या बताए थे, मुकाबला हमेशा कमजोर के पास होगा और मजबूत से दूर होगा, मतलब यहीं पे कहीं होगा x। याद करिए x का वैल्यू क्या लिखना सिखाए थे, x इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। सेपरेशन बिटवीन द चार्ज कितना है, r, अंडर रूट छोटा रिचार्ज, अंडर रूट इन दोनों में छोटा कौन है, ये, डिवाइडेड बाई क्या बोला था, Q2, अंडर रूट Q2 की जगह पे क्या है 3Q, प्लस माइनस बोला था सेम नेचर का होता है तो प्लस, अपोजिट नेचर का होता है तो माइनस, सेम नेचर का है तो प्लस, अंडर रूट Q1। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इसको खाएगा, यहां r डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 आंसर आएगा x का वैल्यू। इसका एक और आंसर आ सकता है, देखिए क्या, एक तो आंसर ये है, अच्छा ये x कहां से है, x यहां से है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा r माइनस एक्स। तो एग्जाम में ये भी देखना जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन इस वाले चार्ज से है कि इस वाले चार्ज से है। अगर इस वाले चार्ज से है तो x होगा, मिला लेना। अगर इस वाले चार्ज से नहीं दिया है तो इस वाले चार्ज से r माइनस एक्स करोगे तो आ जाएगा, इसमें r में से इसको घटा दो आ जाएगा। इसका दूसरा आंसर भी आपको हम इसके पहले वाले सवाल में बताए थे कि होता क्या है कि बच्चे ये ऑप्शन बना के खाली हो जाते हैं, खोजते हैं, मिलता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहां पे, और √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा r, ब्रैकेट में आएगा √3 - 1 और ये होगा √3 + 1 और √3 - 1, a प्लस बी a माइनस बी का होल समझ रहे हैं ना, a² - b², तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो आएगा r √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी एक आंसर आ जाएगा। कहां से है ये, इधर से है, इधर से लोगे तो r माइनस एक्स कर लो, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, जो सवाल में ऑप्शन दिया उसके हिसाब से सोचना, हम सब सिखा दे रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैट जरूर पढ़ो क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कब पढ़े थे, शुरुआत में, अब तक जाता है भूल, तो भूलना भी नहीं है, सोच समझ के करना है। आगे बढ़ जाओ, पक्का ना, ये समझ में आया, तो यार समझ में आया तो लाइक तो कर दो यार, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो मेरे भाई। तो ये कहानी हो गई। चलिए अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे बेटा, अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज की कहानी पढ़ रहे थे और पॉइंट चार्ज के बारे में डिटेल में हमने बातचीत किया। अब क्या है, पॉइंट चार्ज के अलावा चार्जेस जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वैसे मेरे बच्चों, मेडिकल वाले जो बच्चे हैं याद रखें, इससे रिलेटेड बहुत कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कुछ बातें, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो घबराना मत। लेकिन जनरली अभी तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो भी सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग अभी तक सवाल आया नहीं। एक सवाल आया, वो भी क्या है वो मैं बता दूंगा तुमको, लेकिन मैं उससे रिलेटेड कुछ बातें बता देता हूं, अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो भी
जान लो कहीं आ ही जाए, पेपर टफ बन गया तो क्या करेंगे। तो कहानी क्या है, जैसे एक बात समझना, अभी तक हमारे पास जो भी चार्ज था वो हमारे पास एक नया पेज ले लेता हूं और नए पेज पे तुमको समझा रहा हूं। देखो अभी तक जो भी चार्ज हमारे पास था, सुनना, वो चार्ज अभी हमारे पास पॉइंट चार्ज था, मतलब एक चार्ज ऐसा था जो जिस बॉडी पे रखा था उसका डायमेंशन बहुत छोटा था। लेकिन अब जो चार्ज है हमारे पास, ऐसे एक रॉड ले लिया, इस रॉड पे चार्ज रख दिया। तो अगर मेरे बच्चे रॉड पे चार्ज रख दिया Q और रॉड का लेंथ है L, तो यहां पे हम एक नया टर्म यूज करते हैं, उसका नाम होता है लेमडा। लेमडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लेमडा होता है, ये बेटा हमारा Q/L होता है, या लेमडा का फार्मूला हम लोग dQ/dL भी लिखते हैं। तो फिलहाल हम ये टर्म यूज करेंगे, लेमडा का टर्म यूज करेंगे कंटिन्यू, जब चार्ज ये रॉड है और इस रॉड पे चार्ज है। तो अगर किसी रॉड पे चार्ज रखा होता है तो उस केस में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में सवाल को करते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड ही बातें पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। आ जाओ, तो इसके लिए हम तुम्हारे सामने रिंग लाए हैं, और ये रिंग है। बोला जा रहा है कि इस रिंग के पूरे सरफेस पे चार्ज रखा है, और तुमसे बोला जा रहा है कि इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, आप बताइए, इसका फार्मूला बताइए। मेरे बच्चों याद रखना है आपको, बस इतना ही करना है। अगर पूछा, यही क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपसे, और यही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान सब रख लीजिए। मान लीजिए टफ पेपर बने तो आए, लेकिन जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चन कम बनते हैं। आ जाइए, लेकिन पेपर टफ बन गया था पिछली बार, इस बार भी बन जाएगा, तो क्या करेंगे, इसलिए सिखा रहा हूं। अब इसको करने के लिए आप एक छोटा सा रीजन ले लीजिए यहां पे, और ये जो छोटा सा रीजन लिए है इसको DQ मान लीजिए। तो अगर आप देखें, और सेम ऐसा ही रीजन जो यहां पे आप DQ लिए हो, मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही रीजन यहां पे भी आप DQ ले लो, और यहां से भी ये निकाल लो। तो आप क्या देख रहे होगे, देखो सुनो, ये वाला जो चार्ज है यहां पे ऐसे तुम्हारे सामने फील्ड दे रहा होगा, और ये फील्ड दे रहा होगा D/E, और ये वाला जो चार्ज है ऐसे फील्ड दे रहा होगा, और ये दे रहा होगा D/E। इसका मतलब आप समझे कि जितना फील्ड इधर है उतना ही फील्ड इधर है, तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए। तो अगर दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए, उसी तरह से अगर मैं इधर की तरफ एक छोटा सा चार्ज ले लूं DQ, और इधर के तरफ भी मैं एक छोटा सा चार्ज ले लूं DQ, तो आप देखोगे ये वाला इधर के तरफ DE देगा और ये वाला इधर के तरफ DE देगा, तो ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। आप ऐसे देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो ये वाला यहां से यहां तक रीजन का जो चार्ज है इसका नेट फील्ड इधर होगा, और ये वाले रीजन का जो नेट फील्ड होगा वो इधर होगा। आप देखो मेरे बाबू, तो ये वाले रीजन का जो नेट फील्ड होगा वो इधर हो जाएगा, और ये वाले रीजन का नेट फील्ड इधर हो जाएगा। तो ये इसको खा गया, ये इसको खा गया, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो 0 आ गया। मेरे बच्चों आप इसको याद रखना कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है, मतलब अगर कोई रिंग है और उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में उसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। अब इसी क्वेश्चन में मान लो बेटा हम बोल देते कि यहां पे एक चार्ज Q को लाके यहां रख दे, तो इस पे फोर्स बताओ कितना होगा। तो मेरे बच्चों को पता है फोर्स का फार्मूला होता है Q/E। जब यही 0 है तो फोर्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों कि किसी रिंग के वजह से उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो 0 होता है। अब आ जाओ, तुम्हारे सामने हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे ये देखो कैसा है, समझना। ये जो रिंग तुमको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है, देखो इसमें देखो थोड़ा, ये आपके सामने ऐसा ये रिंग है, और ये इस रिंग का एक्सिस है। देखो ये रिंग हो गया और ये इस रिंग का एक्सिस हो गया। डिस्क नहीं है, रिंग है, याद रखना। ये रिंग है और इस रिंग का एक्सिस है। ये जो डिस्टेंस है तुमको जो दिख रहा है, ये यही वाला डिस्टेंस है R, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस है X। इसको कैसे करते हैं देखो,
यहां पे एक छोटा सा पोर्शन यहां भी कट करेंगे जिसका चार्ज हम dq मान लेंगे और इससे इसको मिला देंगे। मतलब इसको हमने ऐसे देखो इससे मिला दिया इस तरह से। तो जब इसको हम यहां पे मिलाए हैं तो क्या कहानी हुआ है, देखो ये तुम्हारे सामने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, इसको का वैल्यू हमने डी मान लिया। भाई जाहिर सी बात है ना, ये ऐसे मिलाओगे तो अगर ये आर है और ये एक्स है, ये ऐसे करोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये तुम्हारे सामने हो गया और रख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है यहां पे डीई आता है और ये एंगल अगर हम थीटा ले लें तो देखो सुनो, यहां पे अगर हम निकालेंगे तो ऐसे ही होगा, अगर सेम काम हम यहां पे करें तो ये भी एंगल थीटा होगा, और इसको पूरा घुमा दे हम, देखो यहां ले ले ऐसे, देखो तो ऐसे भी ले ले तो थीटा, हर जगह ये एंगल क्या होगा, ऐसे घुमा रहे हैं रिंग को तो तुम देख सकते हो ये जो एंगल यहां पे बना है, यहां देखो इस जगह पे जो एंगल बन रहा है ये हर जगह एंगल क्या होगा, उतना ही रहेगा, एंगल में चेंज नहीं होगा, मतलब ये एंगल वही रहेगा। इसको हम क्या करते हैं, दो फैक्टर में टूटेगा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये होता है डी कॉस थीटा और ये फैक्टर में इधर आएगा डी साइन थीटा। इसको जब हम देखेंगे तो इसको जब हम सब कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके लाएंगे, ये मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूं, आपको बस केवल फार्मूला बताऊंगा, आप इतना याद रखो, मेडिकल में बहुत ज्यादा नहीं जानना है। तो ये आपके सामने जो फार्मूला आएगा इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। याद रखिए ये रिंग के एक्सिस पे, ये रिंग है, रिंग के एक्सिस पे ये रिंग है, इसके एक्सिस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, और आप याद रखिएगा कई बार पूछता है एक्सिस पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो अगर हम एक्सिस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्लस माइनस r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ये आपके सामने रिंग हो गया, ये रिंग है और रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के, ये पूरा सरफेस पे, पूरा के पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू है, ये पूरा का पूरा इस रिंग के ऊपर चार्ज क्यू है, तो के क्यू एक्स, ये वाला एक्स अपान इन ये वाला डिस्टेंस का आपके सामने पावर 3/2। तो फार्मूला रखना है कि रिंग के एक्सिस पे जो फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। और पूछा जाए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है एक्सिस पे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो होता है वो मेरे बच्चों प्लस माइनस r/√2 पे होता है। प्लस माइनस r/√2 किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, मतलब x इज इक्वल टू, अगर हम प्लस माइनस r/√2 ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। चलेगा, क्लियर है, समझ में आया? अब आगे सुन लो, ध्यान से समझ लो, तो ये पूरी बातें तुम याद रखना, चलेगा? अब मेरे बच्चों कोई चाहे इस क्यू को चेंज करना तो चेंज कर सकता था, यहां पे लेमडा का वैल्यू होता है क्यू अपान 2πr, क्यों? क्योंकि लेमडा होता है क्यू बाई एल और यहाँ एल कितना है, पूरे रिंग के पेरीमीटर पे है ना, सरकमफेरेंस पे है ना, तो 2πr, तो क्यू का वैल्यू कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है लेमडा इंटू 2πr। अब यहां रख दे तो एक और फार्मूला बन जाएगा, ये तुम्हारा कॉल है, बैठ करके इसको बना करके ध्यान रखना, क्लियर है? चलो, तो हम तुम्हें रिंग के सेंटर पे बता दिए, रिंग के एक्सिस पे बता दिए, अब आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं, कहां मैक्सिमम होगा रिंग के ये भी बता दिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आप समझ लो इससे क्या होता है। देखो इसको करने के लिए मैं सीधा सीधा तरीका बताता हूं मेरे बच्चों को, और इसी तरीके से तुम सवाल आएगा तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है ना, तो इस प्लस वाला, ये तुम्हारे सामने प्लस है, लेमडा है, क्यू है, तो इसके दो एंड मान लो, एक एंड यहां मान लो, एक एंड यहां मान लो, एंड ये पॉजिटिव वाला ही मानना, अगर ये निगेटिव रहे तो निगेटिव वाला एंड मानेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला एंड मान लो। मानने के बाद देखो हमने तो पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज अवे टू द सोर्स फील्ड देता है, तो ये वाला ऐसे फील्ड देगा, और यहां पे फील्ड का वैल्यू अगर हम E1 लिखे तो हमेशा लिखते हैं के लेमडा बाई आर। ये जो के हर जगह लिख रहा हूं, ये के क्या है, 1/4πε0 है, याद रखना। तो ये के लेमडा बाई आर ऐसे हो जाएगा।
सेम इसके लिए भी वही काम करेंगे, ये प्लस है तो अवे टू द सोर्स ऐसे देगा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको तो दिख ही रहा होगा बेटा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। मैंने बताया था दो फोर्स हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, 90 डिग्री पे हो, रिजल्टेंट एफ नॉट रूट 2 होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाएगा और कितना होगा, के लैम्डा बाई 2 रूट 2 के बराबर होगा। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सीधा सीधा करने का तरीका है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये तीन फार्मूले तुम्हारे सामने मैंने दिया, तुम चाहो तो इसका पढ़ते समय स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। क्लियर है? बहुत ज्यादा बता दिया, मेडिकल में इतना भी लेवल पे नहीं पूछा जाता है। अभी तक का जो भी पीक्यू आईक्यू मैंने देखा है, ऐसे क्वेश्चन एक जगह ही आए हैं, ज्यादा नहीं आए हैं, तो घबराने की बात नहीं, लेकिन एक बार कर लेना कि अगर पेपर टफ आए तो तुमसे हो सके। आ जाओ नेक्स्ट आते हैं, ये तो अभी मैंने तुमको समझाया था थोड़ी देर पहले। ये क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने पढ़ा है तुम्हारे लिए, अभी तक रिंग पढ़ा, अब हम ये एक लाइन चार्ज ले लिया, और लाइन चार्ज जो है ये फाइनाइट लेंथ का है। फाइनाइट लेंथ का मतलब हुआ इसका लेंथ, देखो यहां फाइनाइट का मतलब क्या है कि एल और आर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंसिडरेबल होंगे। जैसे ये रॉड ले लो और इसका यहां से पॉइंट ले लो यहां पे, तो तुम देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के कंसिडरेबल है, ये इसकी तुलना में बहुत छोटा नहीं है, तो ये फाइनाइट लेंथ का रॉड होगा। लेकिन अगर मैं कहूं ये पूरा दीवार ले लू यहां से वहां तक और ये छोटा सा पॉइंट ले लू, इसके वजह से निकालना चाहूं, तो ये क्या होगा, ये रॉड, ये जो दीवार के इतना बड़ा रॉड है, ये इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो इनफाइनाइट का मतलब अनंत होता है, मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा। इनफाइनाइट हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लो मैं हूं, एक मुक्का जाके खली को मारूं और खली भी आके मुझे एक मुक्का मारे, तो वो इतना तेज मारेगा कि उसका मारना मेरे से इनफाइनाइट ज्यादा होगा। समझ गए? मान लो तुम मुझे ले लो, मुकेश अंबानी को ले लो, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, उनका पैसा मेरी तुलना में इनफाइनाइटली ज्यादा है, और मैं गरीब आदमी, ठीक है, मेरा क्या है, उनकी तुलना में इनफाइनाइटली कम है। तो इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म होता है, समझ गए ना? तो अब ये फाइनाइट का मतलब ये आर और एल एक दूसरे के कंपेरेबल होंगे। इसको करने का सीधा सीधा तरीका है, बस जान लो, याद रखना फार्मूला। यहां पे हम यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से एक डिस्टेंस लेते हैं थीटा एंगल पे, एक डी थीटा यहां से कट करते हैं, थीटा से यही सेम से यहां से डी थीटा कट करते हैं, और ये हमारा वाई होता है और ये हमारा डी वाई होता है। और यहां पे तुमको ये सब नहीं करना, बस बता दिया, सुन लो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट यहां भी होंगे, एक होता है रॉड के, ये लेंथ है ना, लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये लेंथ है ना, लेंथ का पैरेलल कंपोनेंट। मेरे बच्चों जो लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है रे बाबू, इसका फार्मूला वही होगा के लेम्डा बाई आर, ये तो रहेगा ही, बस सीधे सीधे ब्रैकेट में लिखना है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 कैसे मेजर करते हैं, यहां से इधर की तरफ, ये जो इसका एंड है यहां पे मिलाया, और ये जो एंगल बना ये थीटा 1 है, इस पॉइंट को इस एंड से मिलाया और ऐसे घुमाया, तो ये है थीटा 2। मतलब ये जो तुम्हारे सामने इधर की तरफ बन रहा है ये थीटा 1 होगा, इधर की तरफ जो बन रहा है वो थीटा 2 होगा। ध्यान रखना, ऐसे यहां पे मैं लेके आया इसको, ऐसे है। कहां से बना है ये भाई साहब, तो ये तुम्हारे सामने इस एंड को मिलाया है और इस एंड को मिलाया है, और ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हुआ। पैरेलल वाले कंपोनेंट का क्या होता है, सीधे सीधे इसका भी वही होता है, के लैम्डा बाई आर। बस यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा 2 माइनस लिखते हैं कॉस थीटा 1। ये हमारे सामने फार्मूला है फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। इसी से ये सेमी इनफाइनाइट का बनाएंगे। देखो सुनना क्या होगा सेमी इनफाइनाइट का, ये तो यहीं पे आके मिल गया, तो यहां अगर हम बात करें थीटा 1 का, तो थीटा 1 का वैल्यू देखो डायरेक्ट आके मिला है यहां पे, समझ रहे हो भाई? ये देखो, ऐसे देखो, इधर समझना, तो इसको इधर कर रहा हूं, इधर देखो। अभी क्या है, तुम जो देख रहे थे ये ऐसे था, ये ऐसे था, और ये ऐसे बना ना एंगल ऐसे,
अब यहां पे ऐसे है और इसी पे तो ये जाके मिल गया दोनों, तो θ1 का वैल्यू 0 डिग्री और ये आके यहां से मिलेगा ऐसे। अब सुनो ना, ध्यान दो थोड़ा, ये रॉड है और यहां पे एंड है ऐसे। अब इस रॉड को मैं यहां से मिलाने ले जाऊंगा इस तरह से, देखो ऐसे, तो ये लगभग, ये बहुत छोटा है, अगर ये इनफाइनाइटली, इसकी तुलना में इनफाइनाइटली ज्यादा है, तो इसको जनरली मिलाऊंगा तो ये जाके ऊपर जाते जाते एक दूसरे पे साथ में मिलेगा, मतलब ये दोनों लाइन एक तरह से पैरेलल हो जाएगी। तो देखो ना, यहां पे जो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला देखो, ये एंगल यहीं पे तो मिलना है इसको, तो ये एंगल लगभग 90 डिग्री के बराबर बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है, बहुत ऊपर जाके मिलेगा। तो इस जगह पे ये जो एंगल बना हमारा θ2 का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर θ2 का वैल्यू 90 आ गया, तो अगर मैं यहां पे ई पैरेलल लिखता हूं, ये वाला है पैरेलल, तो क्या लिखने वाला हूं, के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में cos θ2 का वैल्यू कितना है 90, cos 90 माइनस θ1 का वैल्यू कितना है 0, तो cos 0 डिग्री मेहनत करके लाया हमने, तो ये आया वैल्यू 1, ये आया 0 और ये आया 1, तो आएगा माइनस के लैम्डा बाई आर। ये तुम्हारे सामने ई पैरेलल आ गया कंपोनेंट। अच्छा भाई साहब, ई परपेंडिकुलर थोड़ा निकालो, यही जगह नहीं है लेकिन यही लिखता हूं, देखो ई परपेंडिकुलर। अगर ई परपेंडिकुलर लिखूंगा मैं तुम्हारे सामने, तो तुम मुझे बता दो क्या होगा, के लैम्डा, एक काम करता हूं, जगह यहां बिल्कुल ही नहीं है तो मैं नीचे ही लिखता हूं, यहां पे दिखेगा क्लियर कट। ये देखो, अगर मैं ई परपेंडिकुलर की बात करूं तो आएगा के लैम्डा बाई आर साइन θ1 कितना आया था 0 डिग्री, प्लस साइन θ2 कितना आया था 90 डिग्री। मेरे बच्चों, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, टोटल वैल्यू कितना आएगा के लैम्डा बाई आर तुम्हारे सामने। इसका मतलब अगर मैं इसी को यहां पे रिप्रेजेंट कर दूं रे बेटा, तो देख क्या रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, तू इधर की तरफ आएगा के लैम्डा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस के लैम्डा बाई आर, मतलब इसी माइनस को हमने हटाया तो ये डायरेक्शन ऐसे हो, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। यही काम यहां करेंगे, या ये वाला जो है ना मेडिकल के लिए, ये वाला जो तुम्हारे सामने है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेडिकल के एग्जाम में ये वाला ही पूछा जाता है, मेडिकल के एग्जाम में ये वाला ही पूछा जाता है। इसको जब मिलाओगे तो यहां θ1 का वैल्यू जो होगा वो 90 हो जाएगा। जब भी इनफाइनाइट से मिलाते हैं तो वहां वैल्यू 90 हो जाता है, तो θ1 का वैल्यू 90 हो गया। यहां देखो E इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, साथ में आएगा साइन θ1 इंटू साइन θ2, 90 मेरे बच्चों, साइन 90 प्लस साइन 90, बाबूरे कितना हुआ तुम्हारे सामने आया, E इज इक्वल टू के लैम्डा 2 के लैम्डा बाई आर। इसी को मेरे बच्चे लिखते हैं लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। जब परपेंडिकुलर की बात करोगे तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट में क्या आएगा, के लैम्डा बाई आर डिवाइडेड बाई कॉस 90 और माइनस आएगा कॉस 90। तुमको तो पता है ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ये तुम्हें याद रखना है कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड रहेगा, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड की वजह से हमेशा ध्यान रखो, इनफाइनाइट कैसे पहचानोगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इस पे चार्ज लेमडा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे अगर फील्ड चाहिए, पॉजिटिव चार्ज अवे टू द सोर्स फील्ड देता है ई, इसका वैल्यू होगा के लैम्डा बाई आर। तुम्हारे सामने 2 के लैम्डा बाई आर, या मेरे बच्चों को मैं बोलता हूं याद रखो लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरे बच्चे याद रखते हैं। अगर यहीं पे तुम्हारे सामने मैं बोलूं, इसी जगह पे अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड ही है,
ये इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड ही है, और अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा और चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पे हमारी प्यारी बिंदु पी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा मेरे बच्चों, यहां पर जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा पी, वो इधर की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज टू आर द सोर्स फील्ड देता है, और यहाँ फील्ड का वैल्यू क्या होगा, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर तुमसे हम बोल दे कि यहाँ पे ग्राफ बना दो, तो यहाँ ग्राफ बनाओगे तो क्या लिखोगे, ई, और अगर यहाँ आर का ग्राफ बनाए हो तो यहां से यहां तक ऐसे होगा, और अगर यही ग्राफ बनाए होते ई का और 1/r का, तो देखो ना ई प्रोपोर्शनल है 1/r के, इसका मतलब ई के जगह पे y लिखो, प्रोपोर्शनल हो गया x के, क्योंकि 1/r क्या हो गया, x। इसके पहले में क्या है, ई प्रोपोर्शनल है 1/r, मतलब r क्या है, x है, तो ई प्रोपोर्शनल है y क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, y प्रोपोर्शनल है 1/x का। तो ये तुम्हारे सामने दोनों ग्राफ हो गया, उसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। लाइन चार्ज जो इनफाइनाइटली रॉड होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड होता है, इसके सवाल मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलो इतने में अगर खुश हो तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, वेरी गुड। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे ये तुम्हारे सामने एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल पे पूरा चार्ज ऐसे दिया हुआ है, देखो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया है। तुमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सेंटर है यहाँ पे नेट फील्ड बताओ क्या होगा। देख बेटा, बिल्कुल घबराना मत, दो रंग बिरंगा चार्ज देख करके बेहोश नहीं होना, सीधा सीधा कार्यक्रम करेंगे। इसको 2 पॉइंट मान लेंगे, इस वाले को 2 सेमी सर्कल, 2 क्वार्टर सर्कल में बढ़ जाएगा ना, ये देखो ये 2 क्वार्टर सर्कल में बढ़ गया। पहले इस वाले क्वार्टर सर्कल को निपटाओ, पॉजिटिव चार्ज अवे टू द सोर्स फील्ड देगा E1, कितना आएगा, के लेमडा बाई आर, वेरी गुड। ये वाला भी किधर देगा, इधर, कितना आएगा E2, कितना आएगा, के लेमडा बाई आर, वेरी गुड। अब आओ इसका देखो, इसका अगर इसका तुम देखना चाहते हो तो अब इसको लोगे यहाँ पे एक पॉइंट और इसको लोगे एक यहाँ पे पॉइंट। ये मत सोचना कि ये सेमी सर्कल का एक ही पॉइंट कॉमन होगा, नहीं, 2 क्वार्टर सर्कल बनेंगे, और दोनों क्वार्टर सर्कल के केस में सेमी कंसेप्ट लगाना है, जो इसके लिए लगाया इसके लिए लगाओ, मतलब ये यहां से एक क्वार्टर सर्कल, ये यहां से एक क्वार्टर सर्कल, ये क्लियर। अब इसका देखो भाई, इसको लेके आओ, तो ये वाला माइनस है तो इधर ही लगाएगा फील्ड, और ये फील्ड कितना हो जाएगा, ये जो फील्ड होगा वो E2 होगा, और E2 का भी वैल्यू कितना होगा, अगर ये E0 लिए हो तो ये E0 हो जाएगा। चलो, और इसका देखो माइनस वाले का, तो ये वाला फील्ड किधर देगा, इधर, ये क्या देगा E3, E1 E2 हो गया है, तो E3 अगर ये E3 इसको लिए हो तो E4 इसको ले लो, ये E0 आ जाएगा। देखना बेटा, ये वाला इसको बराबर है, खा जाएगा, तेरे लिए E नेट का वैल्यू इधर आएगा, और E नेट का वैल्यू कितना आएगा रे, 2k लेमडा बाई आर, ये तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। तो अगर ये दोनों प्लस होते तो ये प्लस वाला इधर दे देता, तो ये वाला इसको खा जाता, और ये इधर आ जाता, तो इधर 2 लेमडा इधर आ जाता। समझ गया ना, जैसे देखो बोल रहा हूं ऐसे है, अगर ये सब प्लस होता, मान लो पूरा प्लस होता, ठीक है भाई, चलो सर जी थोड़ा समझाओ इसको, पूरा अगर प्लस होता तो देखो क्या होता, देखो इधर समझो, बिल्कुल नहीं घबराना। प्लस होता तो क्या करते, ये 2 होता, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट इसका, तो ये वाला इधर देता के लेमडा बाई आर, और ये वाला इधर देता के लेमडा बाई आर, समझ रहे हो। और फिर ये वाला क्या देता, इधर देता, क्या देता, के लेमडा बाई आर, और फिर ये वाला क्या देता, इधर देता, तो ये 2 गुना हो जाता, ये इसको खा जाता, तो यही तो आंसर आ जाता। बोलो, यही कराया बताया हूं। चलो हम एक नया क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, पूछा जाता है एग्जाम में। इधर देखो, यहाँ पे हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड लिया है मेरे बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे सामने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, मान लो, कह रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, चार्ज क्यू है, यहां से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, और फिर से यहां पर एक पॉइंट बी है, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक आर है। तो तुमसे ये पूछा गया कि ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
दोनों का रेशियो कितना होगा आप बता दो। देखो घबराना नहीं, क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल है, कहानी में दम है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आ जाएगा। देखो क्या मेहनत करने वाले हम लोग, थोड़ा सुन लो बेटा। अगर हम यहां ये निकालें तो मेरे बच्चों को पता है फार्मूला होता है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये तो हो गया। अगर मेरे बच्चे यहां पे हम b निकाले तो गलत नहीं करना है, बस यही ध्यान देना है। सवाल में थोड़ा तुमको लैंग्वेज में घुमाएगा या चीजों में घुमाया, तो हम जो डिस्टेंस लेते हैं रॉड से लेते हैं, तो हमें जो डिस्टेंस लेना होगा यहाँ पे, ये r और r है, तो यहाँ 2r का डिस्टेंस लेना होगा। बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, r ही लेके सोच लेते चलो r ही से हो गया, नहीं करना है, यहाँ पे हमें 2r लेना है। तो EB का वैल्यू क्या लिखने वाले हैं, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में लिखेंगे 2r। अब मेरे बच्चों हमको EA बाई EB चाहिए, तो लो ना यहीं पे हम मेहनत कर देते हैं, क्यों ज्यादा मेहनत लगाए, लैम्डा लैम्डा को खा जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को r को, तो तुम्हारे सामने जो नया दिखेगा वो दिखेगा EA बाई EB। मेरे प्यारे बच्चों ये तुम देख सकते हो 1/1 1/2 हो रहा है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1 आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई लिखे EA इज टू EB, तो मेरे बच्चे लिखेंगे 2:1, ये उनके सामने का आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है, ऐसे तुमको पूछा जा सकता है। कई बार हम ये देखते हैं सवाल में, बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या कहेगा, देखना सुनना क्या कह देता है क्वेश्चन में। वो ऐसे बच्चों को, क्योंकि एग्जाम होता है ना, तो हर बच्चा घबराया होता है, अरे मेरा क्या होगा, मेरा मेहनत का सवाल है, साल भर मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया, 3 साल से तैयारी कर रहा हूं, तो बच्चा घबराया होता है। और घबराने का वो फायदा उठाते हैं। एक तो मेडिकल का बच्चा बेचारा फिजिक्स में ऐसे ही डरा हुआ है, ऊपर से लोग और लगाए हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चों तुम बिल्कुल मत डरो, मेरी बात मानो, 1 महीने का जो समय तुम्हारे पास बचा है, जी जान लगा दो। तुम ये मान के चलो, चाहे तुम 12th का एग्जाम दिए हो इस बार और 12th वाले हो, या तुम रिपीटर हो, 1 साल तैयारी करके एग्जाम दे रहे हो, ये मान के चलो कि मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट है। हमें जी जान लगा के मेहनत करना है, हमें जी जान लगा के पढ़ना है, हमें जो भी हम जितना 100% दे सकते हैं इस बार 100% देंगे। होना ना होना बात की बात है, कर्म करो, फल तो अपने आप आएगा। इसलिए जो 1 महीने का समय है 24 घंटा होता है, 24 घंटा में से 10 घंटा निकाल दो अपने सोने और बाकी सब चीजों में, 14 घंटा कम से कम 14 आवर की पढ़ाई करो रोज। जितना तुम मेहनत करोगे, जितना इस समय लगा दोगे, ये 1 महीने की मेहनत लास्ट में जाकर के तुम्हारे लिए ऐसा फल देगा, ऐसा फ्रूट देगा जो जीवन भर याद रखोगे। और ये 1 महीना अगर तुम ढीले पड़ गए ना, ये 1 महीना तुम अगर लूज हो गए ना, ये 1 महीना थोड़ा इग्नोरेंस में चले गए, तो बेटा तुम्हें फिर बहुत समस्या होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, और फिर तुम उस फेज में जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर कितने सारे समस्याएं होती हैं तुम खुद जानते हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार तुमसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं, तुम्हारे भाई कर रहे हैं, तुम्हारी बहन कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे रिजल्ट का जो उम्मीद है ना वो सबको है, और सबसे ज्यादा तो पड़ोसी करते हैं, तो पता ही है तुमको, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए लग जाओ, 1 महीने का जो समय है पूरी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन रट जाओ, एनसीईआरटी एक एक लाइन रट जाओ, एक एक लाइन को निकाल के बाहर एकदम उसका कबाड़ा निकाल दो, एकदम क्या बोलते उसको, नोच चोट के एकदम किनार कर दो, समझ गए ना, हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं ऐसे, एकदम पूरा फाड़ के रख देंगे, पूरा फाड़ के रख दो उसको, एक एक लाइन एक एक पॉइंट्स पे ध्यान रखो। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन, जो भी तुम्हारे कंसेप्ट है, जो भी तुमको टीचर ने पढ़ाया अभी तक, सारे टीचरों सारे नोट्स को पढ़ जाओ, खूब मेहनत करो, जितना समय हो सके पढ़ने, मतलब सोने और डेली रूटीन को छोड़ के बाकी जो भी समय बचता है उसको पढ़ाई में लगा दो। रील छूट देखना इस समय थोड़ा एकदम, कभी कभी थोड़ा मन मनोरंजन के लिए 10 मिनट देख लो, ही नहीं कि पता चला रील स्क्रॉल कर रहे हैं, देखते देखते 3-4 घंटा हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। मोबाइल रख दो, इससे मोबाइल देखना नहीं, घर पे हो तो फोन की जरूरत ही क्या है, बाहर अगर रख के रूम लेकर छोटा वाला फोन ले लो घर पे बात करने के लिए, और कुछ नहीं करना, सब रख दो। मैंने देखा है, मैं लातूर में पढ़ाता था, जो अच्छे बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए, भाई उनके पास फोन ही नहीं था एंड्रॉइड, वो बेचारे छोटे छोटे वो फोन लेके घूमते रहते थे, खाली कॉलिंग के लिए रखे थे, घर वालों से बात करने के लिए। सब बंद करो, तभी जाके होगा, क्योंकि 1 महीने का मेहनत तुम्हारे लिए समझ लो जिंदगी भर का फायदा देगा। आ जाओ मेरे बच्चों,
अब क्या करेंगे, अब मान लो एक सवाल दे दिया, यहां पे ऐसे दिया है आर, ये पॉइंट पी है, और यहां पे भी दिया है आर, चलो 2r है, और यहां पे तुम्हारे सामने 2r दे करके यहां पॉइंट दे दिया s। अब कर है p और s के बीच का दिखाओ, तो घबराओ मत, ये डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है तो दोनों के लिए सेम कंडीशन होगा। ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, मतलब ये इनफाइनाइट अगर रॉड है तो दोनों के लिए इनफाइनाइट है, फार्मूला वही लगने वाला है। इसके लिए लगेगा ईपी इक्वल टू तुम्हारे सामने लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां लगेगा ई एस इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। घबराने की कोई बात नहीं है, आर के जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा, वैल्यू वही आने वाला है, ईपी बाई ई एस का वैल्यू तुम्हारे सामने 2/1 ही आएगा। इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, ऐसा दिया रहे तो भी सेम आंसर आएगा, ऐसा दिया रहेगा तो भी सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन को देख के विचलित मत होना, घबराना मत। एक और सवाल बड़ी फेमस है, पूछा जाता है, देखो कैसा, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये तुम्हारे सामने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड रखा है, यहां से आर डिस्टेंस पे मेरे बच्चों एक पॉइंट पी है, तुमसे बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पी पे फील्ड बताओ क्या होगा। देख बच्चा सुन, ध्यान दे, क्वेश्चन में ऐसे रॉड है, ये रॉड है हमारा, और इस बार यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लिया है और कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है यहां पे ऐसे, मतलब अगर इसको मैं ऐसे लगा दूं, यहां पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तुम्हारे सामने तो तुम देखोगे ऐसे है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, अगर तुम देखो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से रिवॉल्व करता हुआ ऐसे जा रहा है, क्लियर है। अब सुनो, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मतलब यहां पे हम मान लिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है भाई, तो ये v का वैल्यू बताओ क्या होगा। और अगर v तुम बता दोगे ना तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तुमसे काइनेटिक एनर्जी, तुमसे लीनियर मोमेंटम, तुमसे डी ब्रागली वेवलेंथ, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो तुमको तो पता है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है यह एक मोकाटेरियन फोर्स है, जहां भी सर्कुलर मोशन होता है तो ये वहां पहुंच जाता है। जैसे वो नारद मुनि थे ना, रामायण महाभारत में देखे होगे, जहां जरूरत पड़ती थी वहां पहुंच जाते थे, वैसे जहां भी सर्कुलर मोशन होगा बिन बुलाए मेहमान के तरह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स पहुंच जाता है, क्योंकि इसके बिना सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो अगर ये सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स जहां चाहिए, सर्कुलर मोशन जहां होगा वहां सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एक मोकाटेरियन फोर्स होता है, ये वहां पहुंचता है और वहां पे जो पहले से मौजूद होता है उसको अपना बाप बनाता है। बाप बनाने का मतलब वहां जो पहले से फोर्स मौजूद है वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा कर देगा, समझ गए। तो यहां पे पहले से कौन मौजूद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब यहां पे सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेदार है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्व कराने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोवाइड करता है। तो यहां देखो अब क्या होगा भैया, ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड कैसे देगा, ऐसे फील्ड का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, कई बार पढ़ा चुका हूं, तो यहां फोर्स का वैल्यू होगा एफ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ई इंटू ई होगा। लिखते चलो, आओ शुरू करते हैं यहां से। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू ई, साथ में ई के जगह पे लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कहानी हो गई, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ी सी चीजें शुरू करेंगे, कार्यक्रम हो जाएगा, आर को आर खा जाएगा। पता है तुम्हारे सामने v का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ई लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। तो v का वैल्यू कितना आएगा रे बेटा, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो,
v इक्वल टू आएगा ई लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये v आ गया। अगर इसी v में m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम आ जाएगा, इसी v में हाफ m से मल्टीप्लाई कर दोगे v का स्क्वायर करके तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h अपान पी, तो कुछ भी पूछेगा तो तुम यहां से बना सकते हो। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सर्कुलर मोशन को कंबाइन करके दे दिया गया, बात समझे। तो इस तरह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो तुमको मैंने सिखाया। अब हम आगे जो है तुमको बताएंगे कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो कैसे कैसे काम करेगा। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन करता था पार्टिकल तो प्रोजेक्टाइल मोशन, 1D मोशन पढ़ते थे ना, वैसे क्वेश्चन यहां भी आते हैं, सवाल आते हैं। अभी लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी यहां पे खत्म हो गई। अब अगला जो टॉपिक हमारे सामने आएगा वो तुम्हारे सामने क्या आएगा, देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है जनरली। अभी पिछली साल भी आया था, 2025 में भी, 2024 में भी, हर साल एक क्वेश्चन आता है और आसान क्वेश्चन होता है। जितने पॉइंट्स तुम्हारे सामने हम यहां रखेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम ध्यान देना और बस केवल थियरी है, इसको याद रखना है। मैं समझाऊंगा उसके हिसाब से काम करेंगे और वही सवाल एग्जाम में आएंगे। 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं, 100% दावे के साथ कर रहा हूं, क्योंकि हम दावा के साथ बोलते हैं, वादा करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वादा तो जनरली करके लोग तोड़ देते हैं। तो आओ हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया। कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। जैसे देखो, समझो आप मेरी बात को थोड़ा, जैसे ये कोई रीजन है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, क्लियर है। एक चार्ज पार्टिकल को ले लिया तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगाया F इक्वल टू QE, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक गया। मान लो यहां पे अगर ये पाथ ऐसा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, तो अब होगा क्या भाई साहब, जैसे ये चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाहेगा, इसको वेलोसिटी है और इधर जाना चाहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर लगा रहा है, तो अब ये जाना तो इधर चाहेगा लेकिन फोर्स कहेगा इधर जाओ। याद है घर से निकलते थे और तुम्हारा मन होता है पढ़ने जाने का, दोस्त बोलता है नहीं नहीं बंक मारते हैं, घूमने चलते हैं। अब तुमको पढ़ना भी है, बंक भी मारना है, तो क्या करते थे, थोड़ी देर स्कूल जाते थे, थोड़ा देर पढ़ाई कर लेते थे, फिर बीच में बंक मार के निकल जाते थे। बीच का रास्ता निकाले ना, तो ये कहेगा इधर चल, ये कहेगा इधर चल, तो ये बीच का रास्ता निकाल कैसे चला जाएगा। तो देखो यहां पर ये पाथ बन गया, ये पाथ बन गया। यही जो किसी टेस्ट चार्ज का जो पाथ होता है ना, किसी टेस्ट चार्ज का जो पाथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। यही जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो किसी टेस्ट चार्ज का पाथ होता है, इसे ही हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। यही यहां लिखा हुआ है, पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पहला प्रॉपर्टी। दूसरी पॉइंट क्या है, याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। अगर मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा निकलेंगी, बाहर जाएंगी, ओरिजिनेट होती है। और अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो यहां पे हमेशा ये टर्मिनेट होंगी। इसी को बोला गया, यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड टू निगेटिव चार्ज। ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटेड को दिखाया कैसे है, देखो आउटसाइड में एरो बनाया है, मतलब बाहर जाते हुए एरो बनाया है, मतलब ओरिजिनेटेड का है। टर्मिनेटेड का मतलब अंदर आते हुए एरो बनाया है, मतलब ये टर्मिनेटेड है। तो याद रखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेटेड होती है निगेटिव चार्ज पे। ये कहानी। अब ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड आगे तुमको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन है उन पॉइंट से रिलेटेड। अभी बताया पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, तो उसकी बात सुनो। पहला क्वेश्चन ये है कि ये प्लस और प्लस है,
ये प्लस और प्लस एक दूसरे के पास पास है, तो यहां से निकली और यहां पे गई, तो देखो निकलेंगी तो ऐसे, लेकिन जब ये दोनों पास पास होंगे तो ये सीधे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि जैसे ही ये निकल रही होंगी ये वाला फील्ड यहां पे फोर्स लगा देगा और इसकी वजह से ऐसे घूमना पड़ेगा इसको, तो इसलिए वो गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर ये आइसोलेटेड होता, ये प्लस अकेला होता ना, या ये प्लस बहुत दूर होता, एक प्लस यहां होता, एक प्लस यहां होता, तब ये होता। लेकिन ये जो तुम्हारे सामने है, ये पास पास होने की वजह से ये जो फील्ड लाइन यहां से निकल के आगे जा रही है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा के इसको इधर कर देगा। ये वाली फील्ड लाइन जो इधर जा रही है, ये वाला चार्ज फोर्स लगा के इधर कर देगा, तो ये सीधे नहीं जा पाएंगे, ऐसे जाएंगे, इसलिए गलत है। यहां ये सही है, ये ऐसे होगा, ये सही है, ये भी ऐसे होगा, ये भी सही है, लेकिन ये वाला पोर्शन गलत हो गया, क्योंकि यहां पे क्लोज लूप बन गया। जब यहां से चलते हैं और ऐसे बनते हैं तो ये क्लोज लूप कहलाता है, और ऐसे जाते हैं तो इसको ओपन लूप बोलते हैं। ये क्लोज लूप बन गया। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती, अभी आगे डिटेल में समझाऊंगा, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसलिए गलत है। इस रीजन की वजह से ये कबाब में हड्डी का काम किया, जिसकी वजह से गलत हो गया। ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। देखो निगेटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के करीब है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अपने आप में सही है, ये भी सही है, और ये डायरेक्शन भी सही है, क्योंकि देखो हर जगह क्या हो रही है, टर्मिनेट कर रही है, हर जगह टर्मिनेट कर रही है, तो ये डायरेक्शन भी सही है, इसलिए ये भी कहानी सही है। क्लियर हो गया? तो ये वाला आंसर सही है, ये सही होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऐसा दिखेगा तो सही होगा, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही होंगी, उसको ये वाला रिपेल करके किनारे कर रहा होगा। ये वाला देखो पॉजिटिव चार्ज से है, ये पॉजिटिव चार्ज से है, दोनों पास पास में है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो कहानी यहां बनी वही कहानी यहां पे बनी। आ जाओ भैया नेक्स्ट। तुम्हारे सामने अगर हम बात करें, इसको देखो, ये वाला, अरे वाह क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सही है, क्योंकि देखो पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर रही है, और देखो ये वाला इधर से गया और ये वाला इधर से गया, तो ये दोनों ओपन लूप बना रही है, क्लोज लूप बना भी नहीं रही है। ये इधर से आया, इधर से आया, तो ये तुम्हारे सामने, और ये जो तुमको फिगर दिख रहा है, ये बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर है। ये जो तुमको दिख रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर है, तो ये तुम्हारे सामने इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो अगर तुमसे कभी पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो ये तुम्हारे सामने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है मेरे बच्चों, याद रखना, ध्यान रखना, इसको याद रखना। ये देखो ये भी सही है। इसमें क्या हुआ है जानते हो? देखो ये दो प्लेट है हमारे पास, जैसे ये हमारे सामने एक है और ये हमारे सामने एक है, दो प्लेट है, ऐसे 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 दोनों प्लेट रखे हैं, और हुआ क्या है, इस वाले प्लेट के नीचे वाले सरफेस पे चार्ज है और इस वाले प्लेट के ऊपर वाले सरफेस पे चार्ज है। एक तरह से ये कैपेसिटर है। ये क्या है? एक कैपेसिटर है मेरे बच्चों, और कैपेसिटर के लिए हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाया है, तो ये होता है, प्लस से निकली माइनस पे आके मिल गई, प्लस से निकली माइनस पे आके मिल गई, ये कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। और तुमको याद होना चाहिए कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, या क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट होता है, ये भी याद रख सकते हो। ये भी सही है। क्यों सही है? कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, देखो ये यहाँ पे देखो ऐसे, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे सामने एक प्लेट है ऐसे रखा है, तो ये पॉइंट चार्ज और प्लेट है, तो क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी, तो सारी की सारी देखो ये पॉइंट चार्ज से निकल रही हैं, आकर के यहां मिल रही हैं, सभी आकर के यहां मिल रही हैं, तो ये भी सही है। और ये जो है तुम्हारे सामने एक मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर जो होता है, ध्यान रखना, मैं यहां बता दूं, ये अगर एक मेटालिक कंडक्टर है, चाहे ये सॉलिड मेटालिक कंडक्टर हो या हॉलो मेटालिक कंडक्टर हो, याद रखना अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसके आउटर सरफेस पर पाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है,
तो ये आउटर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। आगे तुमको चर्चा करूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली मिलती है, ऐसे कभी भी टेंजेंट के लांग नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, जानने के लिए थोड़ा इंतजार करिए, आगे आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर मिलने के लिए यहां से तुम्हारे सामने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर देखो तो ये प्लस और माइनस बनाया है, तो यहां से ऐसे होगा। हम उल्टा थोड़ा कर दिए हैं, कोई बात नहीं, यहां से निकलते हुए दिखेंगे और यहां से इंटर करते हुए दिखेंगी। अब यहां परपेंडिकुलर, तो तुमको तो पता ही है ना कि सर्कल का जो या स्फेयर का जो सेंटर होता है उस पे टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस जो होती है इसके परपेंडिकुलर होती है, तो रेडियली निकलेंगी लेकिन ऐसे। इसीलिए तुम देखोगे हमने फिगर में हर जगह ऐसे लाइन बनाया है, हमने फिगर में हर जगह ऐसे लाइन बनाया है। क्लियर है? देखो पीछे बैक करके दिखा रहा हूं, देख रहे हो, ये माइनस पे आकर के देखो ऐसे ऐसे, ये रेडियस पे जाके ऐसे, ये ऐसे ऐसे, रेडियस पे जाके ऐसे, ये ऐसे ऐसे, रेडियस पे जाके ऐसे, ये ऐसे रेडियस पे, तो ऐसे जाके मिलेंगी। लेकिन ये है कि यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए यहां पे तुम्हारे सामने हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाया, अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तुमको नहीं दिखाया है, जो तुम देख रहे हो, याद रखना। क्लियर है? तो यहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर में नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान देना। तो ये सारे के सारे, पहली जो प्रॉपर्टी तुमको बताया हूं मैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, उसका ये आंसर है, तुम्हारे सामने बता दिया। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट। ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है मेरे बच्चों, और याद रखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, ये इस पे क्या है, टेंजेंट है। याद रखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे ड्रा किया गया टेंजेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है या फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज बताता है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज बताता है। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे ड्रा किया गया टेंजेंट या तो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है या फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज बताता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स 1 है, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स 2 है। तुमने देखा ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को यहां पे कट कर रही हैं। मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तुम कहोगे सर जी क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्ट पॉइंट पे नेट देखो यहां टेंजेंट ड्रा करो, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां टेंजेंट ड्रा करो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। समझ गए? तो इसलिए नहीं होंगी। सीधे सीधे शब्दों में याद रखो, 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because at the intersect point more than one direction of electric field will be possible which is naturally not possible। आगे बढ़ जाऊं? ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो यहां पे तुम्हारे सामने 4 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या 4 है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है। याद रखना क्या बोला गया, जिसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा होगा उसके चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कम होगा उसके चार्ज का वैल्यू कम होगा। मतलब यहां पे Q2 इज ग्रेटर देन Q1 होगा। मतलब कहा जाता है मोर द वैल्यू ऑफ चार्ज more will be the number of electric line of force।
मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम सुन के चाहो तो लिख सकते हो। मोर द वैल्यू ऑफ चार्ज मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब जिसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा होगा उसके चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसके चार्ज का वैल्यू कम होगा उसके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का वैल्यू कम होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो अगली बात, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास पास है, डेंसर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर है, रेयरर है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। मतलब डेंसर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, denser the electric line of force, more will be the value of या magnitude of electric field, rarer will be the electric line of force, less will be the magnitude of electric field। मतलब आप देखो यहां पे देखो सबसे डेंस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ईसी जो है तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी का होगा। देखो यहां इतना है, यहां पे इतना है, यहां पे देखोगे तो इतना है और यहां पे देखोगे तो इतना है, समझ गए। तो चारों एरिया देख लो, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ईडी आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ईए आएगा। ऐसे भी सवालों में तुमसे दे करके पूछा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भाई साहब पास पास होंगे, करीब करीब होंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, जहां दूर दूर होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों। इसके बाद अगली बात जो तुम्हारे सामने लिखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, थोड़ा समझ लो। ये एक सरफेस है और इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट, जितने भी पॉइंट लिए, सबका पोटेंशियल अगर भी हो जाए, सबका पोटेंशियल भी हो, तो ऐसा कोई भी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है, याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में तुम ए से बी गए, मतलब यहां से यहां जाओ, या तुम ए से सी गए यहां से यहां जाओ, या तुम ए से डी गए यहां से यहां जाओ, या तुम सी से डी जाओ, या तुम बी से सी जाओ, कहीं भी दो पॉइंट के बीच जाओगे तो वर्क डन जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑल पॉइंट जो होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबके पोटेंशियल क्या होते हैं, जीरो होते हैं। वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है। अगली बात सुन लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली मिलेंगी। देखो ऐसे समझाता हूं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलरली मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर मिलेंगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट यहां काम नहीं करेगा, और जब कोई कंपोनेंट यहां काम नहीं करेगा तो ये सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल रहेगा। ये जो सरफेस है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल रहेगा। लेकिन अगर मेरे बच्चों ये ऐसे मिल गई, अगर ऐसे मिल गई तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है, असर नहीं दिखाएगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट पैरेलल है तो असर दिखाएगा। और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, चेंज कर देगा, और सॉरी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज कर देगा, और ये सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलरली मिलती है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर मिलेंगी तो इसका कोई भी कंपोनेंट इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन में नहीं होगा, और जब प्लेन में नहीं होगा तो ये सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल रहेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेरे बच्चों परपेंडिकुलर ना मिलके ऑब्लिकली मिली, कुछ एंगल बना के मिली, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो तो असर नहीं डालेगा, लेकिन वह कंपोनेंट जो फील्ड के पैरेलल हो गया वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर देगा, अरे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज कर देगा। और यहां जब इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो यहां का पोटेंशियल कुछ और, यहां का पोटेंशियल कुछ और जब पोटेंशियल ही चेंज हो गया तो जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मस्ट मीट परपेंडिकुलरली ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
if they meet obliquely then one component of electric field exists parallel to the plane या parallel to the equipotential surface and that's why it will change the potential of the surface and then that surface will no more remain equipotential. समझ में आया मेरी बात? समझ आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात। एक बार वीडियो को रोको, पीछे जाओ, फिर से सुनो, फिर से समझो, नोट करो और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो मेरे बच्चों। आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में, खुशी खुशी बढ़ेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। एक और पॉइंट जान लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अगर हम डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल हमेशा घट जाता है। मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो हम देखें तो ए का पोटेंशियल जो होगा ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल हमेशा कम होगा। मेरे बच्चों अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जाते हैं तो अगर ये सी है और ये डी है तो उस समय पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इस समय पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो वीसी होगा वो वीडी के बराबर होगा, याद रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाता है, लेकिन परपेंडिकुलर जो होता है वो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसे सवाल तुमसे पूछा जाता है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट तुम्हारे सामने बी है, ये पॉइंट तुम्हारे सामने सी है और ये पॉइंट तुम्हारे सामने डी है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल घटेगा तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ए का होगा। ये देखो हम देख रहे हैं कि ए और सी दोनों एक ही लाइन पे है हमारे पास, तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे तो इसका सबसे ज्यादा, उसके बाद आएगा सी का, सी बराबर होगा बी के और उसके बाद किसका होगा, डी का। तो ये तुम्हारे सामने बात हो गई। एक और ये जो तुम्हारे सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कई बार एग्जाम में पूछा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, देखो बेटा अभी तुमको बताया ये एक क्लोज लूप है, मतलब क्लोज लूप का मतलब हुआ हम ए से चले और घूम फिर करके हम ए पे ही आ गए। तो इलेक्ट्रिक ये जो है क्लोज लूप है मेरे बच्चों, ये क्लोज लूप है। अगर बेटा हम ऐसे चल रहे हैं, देखो और कहानी क्या बन रही है तुम्हारे सामने, थोड़ा इसको चेंज करता हूं फिर दूसरे तरीके से बनाता हूं। देखो हम यहां से ऐसे गए और हम जो है बाबू रे यहां से ऐसे गए, तो ये ऐसे जा रहा हूं, ये ऐसे जा रहा हूं, ए से चला बी पे आया, तो ये हमारा क्लोज लूप नहीं है, ये हमारा ओपन लूप होता है। ये ओपन लूप होता है फिजिक्स के हिसाब से, याद रखो मेरे बच्चों। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होंगी कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी ओपन लूप ही बनाती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब भी बनाती है मेरे बच्चों तो ओपन लूप ही बनाती है। तुम कहोगे सर जी, एक मिनट, तुम कहोगे सर जी ऐसा क्यों है, क्यों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती है, ओपन लूप बनाती है? तो समझो, देखो बताता हूं। अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। मान लो अभी इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है। जब तुम फील्ड के, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तुम फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, जब तुम यहां से चले और चल करके यहां पहुंचे, तो जब एक राउंड चल के यहां आए हो तो क्या फील्ड के डायरेक्शन में गए तो पोटेंशियल घट गया, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल VA डैश होगा और हमको पता है कि VA डैश इज लेस देन होगा VA। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, पहली बात तो यही याद रखो कि यहां से गए और यहीं आ गए तो पोटेंशियल घट गया। अगर किसी के दिल में अरमान जगे और वो तीसरी बार यहां से चले और चल करके फिर यहीं आ जाए तो पोटेंशियल VA डबल डैश आएगा और ये और भी VA डैश इससे होगा और ये जो होगा VA डबल डैश से ज्यादा होगा। इसका मतलब एक ही पॉइंट के एक से ज्यादा पोटेंशियल हो गए, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। एक पॉइंट के एक से ज्यादा पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉ को फेल करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फेल करता है।
क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, वर्क डन अगर हम निकालें तो फार्मूला होता है Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। मेरे बच्चों Q तुमको पता है, फाइनल क्या है VA डैश और इनिशियल क्या है VA, तुमको पता है ये कम है और ये ज्यादा है, तो वर्क डन क्या होगा Q इंटू डेल्टा भी होगा। मतलब वर्क का वैल्यू यहां निगेटिव होगा, मतलब वर्क का वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था, कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है उसमें वर्क डन इन क्लोज लूप W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो। तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और ये इस लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो सीधे सीधे शब्दों में समझो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती है। इसके दो नियम है। पहला नियम, पहला रूल ये वायलेट करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, और क्लोज लूप में एक ही पॉइंट के एक से ज्यादा पोटेंशियल होते हैं, जो कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज लूप में किया गया वर्क डन हमेशा जीरो होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाएंगी तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन जीरो नहीं होगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं रहेगा, इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, क्लोज लूप नहीं बनाती। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड एंड इफ इट मेक क्लोज लूप देन इट विल रिमेन नो मोर कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि वर्क डन इन क्लोज लूप विल नॉट बिकम जीरो इन द केस ऑफ क्लोज लूप। समझ गए भाई साहब? तो आ जाइए, तो दो वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये पिछली बार एग्जाम में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। आ जाइए, ओपन लूप क्यों बनाती है? क्योंकि यहां से गए पोटेंशियल ए है, यहां से गए पोटेंशियल बी है। भाई इस रास्ते से गए, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए घटा, इस रास्ते से जाओगे तो उतना ही घटा होगा। तो जो पोटेंशियल इस रास्ते से आने में होगा वही पोटेंशियल इस रास्ते से आने में होगा। जो पोटेंशियल यहाँ का होगा उससे ये अलग होगा। दो डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल दो अलग अलग हो ही सकता है, इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है, तो इसलिए हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ाया। आप बैठ करके पहले इसके क्वेश्चन कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, और हम जो है अगले वीडियो में आपको बनाएंगे और उसमें बताएंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन। ये सारा एक वीडियो में बना करके आपको नेक्स्ट वीडियो में करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। इस 1 शॉट के 3 पार्ट है, आपको तीसरा पार्ट आप इसको देखिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो आपको अभी मिल जाएगा कल तक, उसको फिर आप देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आपका बहुत ज्यादा प्यार है। मैं थोड़ा सा बीच में रुक गया था, मुझे रुकना नहीं चाहिए था। जिस हिसाब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया था और चैनल हमारा ग्रो कर रहा था, अभी हम थोड़ा सा रुक गए थे, लेकिन अब नहीं रुकेंगे। अब आपका साथ और प्यार बना रहेगा तो हमेशा काम करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।